Hello everyone, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. हम आज एक नोटेशन पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन के बिना पीएनसी को पढ़ना ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। क्योंकि अगर फैक्टोरियल नोटेशन नहीं होता, शायद हो सकता है आपको जेईई में कैलकुलेटर अलाउड होता, या फिर हो सकता है कैलकुलेटर तो खैर नहीं अलाउड होता, वो सारे कैलकुलेशन आपको लिख के देते, कंसीडर दिस एज दिस, ठीक है ना। और उसके बाद या फिर ऑप्शन कुछ इस तरह से पूछते, थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपके लिए नहीं, एग्जामिनर के लिए। आपके लिए तो आसान रहता है अगर फैक्टोरियल नहीं होता तो। ओके, तो फैक्टोरियल बेसिकली एक एब्रिविएटेड फॉर्म है, ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म। ओके, अच्छा, लास्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो काफी बार इस तरह से आ रहा था 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या फिर 4 into 3 into 2 into 1। ये सब तो काफी छोटे छोटे थे कैलकुलेशन, लेकिन मानिए 10 बुक 10 पार्टीशन, तो क्या आप कैलकुलेट करते हैं 10 into 9 into 8 into 7, तो उसके लिए एक हमने एब्रिविएटेड फॉर्म रखा है जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? तो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 into 2 into 3 into 4 से लेकर के प्रोडक्ट n तक, ठीक है, क्लियर है। इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, मैं जनरली इस तरीके से डिनोट करता हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले साइन से। तुम इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। एग्जाम में दोनों तरह से रहता है, कभी इस टाइप से भी दिया हुआ रहता है, कभी इस टाइप से भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर n फैक्टोरियल इतना है तो बताओ 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 into 2 equals to 2। याद होने चाहिए, 5-6 तक तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 into 2 into 3, तो हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 इक्वल्स टू 24। 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना, ये क्या है? ये सब क्या n-1 फैक्टोरियल नहीं है। 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ठीक है। या फिर यही देखिए n फैक्टोरियल में, तो इतने पार्ट को हम n-1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो एक रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट हमारे पास n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, क्लियर है? ओके, अब आता है कहीं कहीं पे 0 फैक्टोरियल का यूज आ जाता है, ठीक है। वैसे तो ये फैक्टोरियल डिफाइंड है केवल नेचुरल नंबर के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे 0 फैक्टोरियल का यूज आ जाता है। तो बाय कन्वेंशन, ठीक है, बाय कन्वेंशन हम एज्यूम करते हैं 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगता है स्टार्टिंग में, बस देखो रीजन क्या है 0 फैक्टोरियल को 1 मानने का। यही जो हमने ये रिजल्ट लाया ना, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n into n-1 का फैक्टोरियल, इसमें पुट करो n इक्वल्स टू 1, तो क्या आ रहा है? 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 into 0 फैक्टोरियल। आपको अगर ये फील आ रहा है कि 0 फैक्टोरियल को हम 0 रखते, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 into 0, यानी 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। फिर 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 into 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 0 आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो सारे फैक्टोरियल 0 ही आते जाएंगे। तो हमने जो इतना अच्छा नोटेशन क्रिएट करा था उसका तो यूज ही नहीं रहेगा ना। तो एक छोटा सा 0 फैक्टोरियल हमारा काम खराब कर रहा है, इसलिए हमने एक कन्वेंशन एज्यूम कर लिया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अब नेगेटिव नंबर आए -1 -2 -3, तो इन सब का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये क्लियर है? समझ गया ना क्यों हमने 0 फैक्टोरियल को 1 एज्यूम करा? ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ ही गए होगे, ठीक है। तो इसको दोबारा समझाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से टाइम स्टैम्प 0 पे चले जाओ और वहां से फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करो, ओके। और सब्सक्राइब जरूर कर दो, देखो जो भी लोग देख रहे हो सब्सक्राइब प्लीज कर दो, ठीक है। उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है, उससे हम और जेन्युइन और अमेजिंग कंटेंट और अच्छा कंटेंट लाएंगे ना, ठीक है।
आपका प्यार बना रहेगा तो हम भी काफी मेहनत करेंगे ना आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक भी कर देना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व कर, प्योर कैलकुलेशन है, बस समझाने के लिए करा रहा हूं। तो देखो राइट हैंड साइड हम किस तरह से लिखेंगे। ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, फिर n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। फिर n-1 फैक्टोरियल आया, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो याद ही हो गया होगा ना कि बाय कन्वेंशन 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो अब n-2 फैक्टोरियल निपटा लो, n भी निपटा लो, तो क्या आया 7 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। 7 सॉरी बाय 5 था ना, तो 35। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो n आ गया या तो +6 या तो -6। लेकिन आप जानते हैं नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है, तो -6 तो नहीं होगा n का वैल्यू, तो n इक्वल्स टू 6। ठीक है, नोट कर लो, समझ लो। थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं अभी, वे बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको लगेगा वाओ। ठीक है, दैट विल बी अ वाओ फैक्टर फॉर यू। ओके, नोट कर लो। सॉल्व करो, पहले तो प्रोसीजर वाइज ये सॉल्व करूंगा मैं, उसका एक बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, एक एग्जाम रेडी ट्रिक आपको बता दूंगा जिससे बहुत ही इजी वे में सॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्व नहीं होता है, आंसर आता है। हाँ, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे पहले। तो स्क्रीन पॉज करो, थोड़ा सा मेहनत करो। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है और सेकंड पार्ट भी इसी को अप्लाई करके सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस सोचो, स्क्रीन पॉज करो और सोचो, सॉल्व हो जाएगा। चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n तक, 2n तक जाएगा ना, 2n-1 इंटू 2n। ठीक है, क्लियर। अब इससे क्या करो, इवन वाले टर्म अलग कर लो, ऑड वाली टर्म अलग कर लो। तो इवन वाले टर्म अगर अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 से लेकर के 2n तक। फिर ऑड वाले टर्म अलग करो, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेकर के 2n-1 तक। यहां तक किसी को भी डाउट, हमने 2n फैक्टोरियल लिखा, ठीक है, जो बाय डेफिनेशन आता है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में से हमने जो इवन वाला टर्म है वो अलग से लिख लिया और ऑड वाला टर्म अलग से लिख लिया। अगर ये आप कर लिए, अब क्वेश्चन में दम नहीं कर। अब तो ये तो इधर ही आ गया। ठीक है, अब इससे हमें बस ये लाना है, करेक्ट। अब क्या करो, 2 2 सबसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इससे भी 2 बाहर आएगा, सबसे 2 बाहर आएगा, n बाहर। ठीक है, तो n टाइम्स अगर 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर n हो जाएगा, और सबसे 2 डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से n इंटू। ओके, तो प्रूफ हो गया 2n 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब सेकंड पार्ट करते हैं, अब तो कर लोगे सेकंड पार्ट। नोट करो इतना ही, प्रूफ नोट करो, मिटाता हूं क्योंकि सेकंड पार्ट को प्रोसीजर वाइज सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा, तो नोट कर लो पहले आप। ठीक है, मिटाता हूं। ओके, तो जो ये
प्रूफ करा था ना, इसी में पुट कर दो n इक्वल्स टू 25, तो क्या आ जाएगा 50 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, यानी 49। क्लियर है? अब क्या हमें करना है, 50 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू i, तो i एक ऑड है, ठीक है, i जो है एक ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी 2 का पावर इससे हम जितना भी एक्सट्रैक्ट कर पाए वो सारा इधर ही आएगा, इसमें कोई भी i में 2 का पावर नहीं इन्वॉल्व है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जानबूझ करके हमने रखा था i इज एन ऑड इंटीजर, तो i अगर ऑड है तो 2 का पावर जो भी आएगा वो यहीं से आएगा और फिर आपको m की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्या आंसर हमारा 2 की पावर 25 यानी m इक्वल्स टू 25 है? पहला थॉट यही आता है, लेकिन नहीं, क्या 25 फैक्टोरियल से 2 का पावर नहीं आएगा क्या? देखो क्या बोला गया था, 2 की पावर m के अलावा बाकी सब ऑड होना चाहिए, तो 25 फैक्टोरियल में तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब जब 25 इंटू 24 फैक्टोरियल करो तो 24 ही आ गया कि ये 2 का पावर है। फिर ऐसे और भी 24 इंटू 23 इंटू 22 20 18 16 बहुत सारे 2 के पावर आ रहे हैं, तो इन सबको हमें हटाना होगा क्योंकि i जो है वो एक ऑड इंटीजर है। तो हमने 25 फैक्टोरियल को लिख लिया 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 24 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी जो इधर ऑड बच रहा है उसको रहने ही देते हैं, ठीक है। 24 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी इधर कुछ ऑड आ रहा होगा, ठीक है, उसका हम टेंशन नहीं लेते, हमें तो वैल्यू बताना है m का, i का तो वैल्यू बताना नहीं है। अब चाहो तो खुद से निकाल लेना, ठीक है। अब 12 फैक्टोरियल, क्या इसमें 2 का पावर इन्वॉल्व है? हाँ इन्वॉल्व है, इसे भी हम करते हैं, तो n इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल 25 और इधर जो भी ऑड वाला है ना, ओके। तो अब 6 फैक्टोरियल को लिखो, सिक्स फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 तो उधर ऑड में चला गया, ठीक है, ये पूरा ऑड इंटीजर आ गया, तो 2 का पावर जो है वो यहीं से जनरेट हो रहा है, तो इक्वल्स टू 2 की पावर 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 इंटू इधर i अलग है, ठीक है। तो m यही हो गया 2 की पावर m, तो m कितना आ गया 47 आ रहा है क्या? हाँ, तो m इक्वल्स टू 47, आंसर नोट कर लो। समझ में आया प्रोसीजर सारा? अब हमारे पास एक एग्जाम रेडी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो हमें m बताने के लिए हमें एक्चुअली इन्हीं को जोड़ना था ना, और ये ध्यान से देखो क्या है 50/2, ठीक है, और ये क्या है 12 25/2, तो ये 12.5 आ रहा है, तो इसका बस इंटीग्रल पार्ट 12, ठीक है, 0.5 को साइड रखते हैं, ठीक। 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1.5 आ रहा है, ठीक है। जब भी 1.5 टाइप आए तो क्या करना है, या 1.33 कुछ भी ऐसा आता तो बस उसका इंटीजर पार्ट लेते, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हटा देते, तो 1, इसी को तो ऐड करना है। तो बाद में आप समझेंगे फंक्शन चैप्टर में एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको पहले इस ट्रिक से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, GIF, ठीक है। तो इसको वही बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो क्या, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 होगा 1 तो 1, ठीक है। 3.72 तो इक्वल्स टू 3, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है कि GIF क्या हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट हम हटा देते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास जो एग्जाम रेडी ट्रिक बन के आया है,
एग्जाम रेडी ट्रिक। मैं यहां पे क्या करना था, मैं 50 फैक्टोरियल में पूछा गया था 2 की पावर कितना आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम कितना 2 की पावर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करना है 50/2 प्लस 50/4, 25/2 कहें या 50/4 कहें, प्लस 50/8, ठीक है, प्लस सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया ट्रिक। ये केवल 2 की पावर फाइंड करने के लिए नहीं, आपको सपोज 5 का पावर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, 5 की पावर फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आप इस तरह से उसको प्रूफ करोगे, प्रोसीजर वाइज तो सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन एग्जाम रेडी ट्रिक वही है कि अगर आपको सपोज फाइंड करना था 50 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना आ रहा होगा ये बताना अगर आपको है, तो 50/5 प्लस 10/5 प्लस 2/5, यानी कितना आ गया 10 प्लस 2 12, ठीक है, क्लियर है इतना। एग्जाम रेडी ट्रिक समझ में आया, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल। ये देखो यही एग्जाम रेडी ट्रिक से ही बनेगा। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता चलता है, हमें 2 की पावर, देखो ये 1000 फैक्टोरियल जो होगा 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b हो रहा होगा, इंटू कुछ भी हो रहा होगा। ये 7 की पावर कितना या 3 की पावर कितना हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी 10 का पावर जितना आएगा वही होगा नंबर ऑफ जीरोज। तो ऑब्वियसली हमेशा देखना क्या होगा, जनरली क्या हमेशा ही, ठीक है, a ग्रेटर देन b होगा, ठीक है, a बड़ा होगा, ठीक है, a सपोज हो गया 47, b हो गया 23, तो 10 का पावर कितना यहां से बन जाएगा 10 की पावर 23, ठीक है, तो 5 का पावर जितना होगा वही होगा नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, ठीक है, वैसे तो ठीक है, तो समझ में आया ना कि बस हमें 5 का पावर निकाल लेना होगा, क्योंकि अगर 5 का पावर 23 आएगा तो 2 का पावर तो 23 से ज्यादा ही होगा, यानी टोटल 10 की पावर 23 हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो बस यहीं से आ रहा होगा, करेक्ट, ट्राई फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है। तो अब 1000 फैक्टोरियल, तो 5 की पावर कितना हो रहा होगा ये एग्जाम रेडी ट्रिक से बताएंगे, 200 प्लस 200/5 40, 40/5 8, 8/5 1, ठीक है, सबका बॉक्स फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1/5 तो 0 ही होगा, तो ऐड करो तो ये कितना आ रहा है, तो 5 की पावर 249। अगर आपको चेक करना है कि 2 की पावर कितना आएगा तो देख लो, तो पहले ही बार में 1000/2 ये कितना आएगा 500 प्लस कुछ आएगा, ये तो 500 से भी ज्यादा हो रहा है, यानी 249 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है, तो यानी ये 10 की पावर 249 1000 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 की पावर 249 इंटू सम अदर इंटीजर हो रहा होगा, ठीक है, जहां की ये 10 का पावर कुछ भी नहीं आ रहा होगा यहां से, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 249, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 249, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, नोट कर लो, फैक्टोरियल समझ में आ गया ना। तो हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, ठीक है, कुछ जो थ्योरम्स हैं, 2-3 थ्योरम्स है वो बता दूंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल, एनसीआर एनपीआर ये सब थोड़े से और नोटेशन है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, आज के आज ही वो नोटेशन क्लियर कर लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन आज करा दूंगा और बाकी थोड़े टफ सेट ऑफ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में, ठीक है, तो इतना नोट कर लो। ओके, थ्योरम्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले तो यही समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है। तो परम्यूटेशन एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, परम्यूटेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है
जिसका कि फर्स्ट स्टेप होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, और सेकेंड स्टेप होता है ऑर्डरिंग, ठीक है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। हो सकता है अभी ये जो भी मैंने बताया हो सकता है उससे क्लियर नहीं हो आपको, तो आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। सपोज जेईई का एग्जाम होता है तो इसमें रैंक लिस्ट निकलता है, तो रैंक लिस्ट निकलने से पहले क्वालिफाइंग स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, सपोज मान लेते हैं 10 लाख बच्चे हैं, उसमें उनमें से 1.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट कर लिया हमने, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन, हमने 1.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इन 1.5 लाख बच्चों में हमने इनका रैंक निकाला, ठीक है। हम वो कट ऑफ वाला सिस्टम कर लेते हैं कि जो भी इससे ज्यादा कट ऑफ लाएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन या फिर कहें कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद सबको एक बराबर तो हम नहीं रखेंगे, किसी को रैंक 1, किसी को रैंक 2, किसी को रैंक 1.25 लाख 1.5 लाख भी देना है ना। तो वो जो ऑर्डरिंग का प्रोसेस होगा, जब हम ऑर्डरिंग का प्रोसेस कर लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लिए, सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद उसको ऑर्डर्ड वे में हम अरेंज कर लिए, तब वो कहलाएगा परमुटेशन, ठीक है। या फिर आप कह ले इस तरह से, क्रिकेट मैच अभी आईपीएल फीवर चल रहा है ना, तो आईपीएल में पहले 15 में से 11 चुनना, ठीक है, 15 में से 11 सेलेक्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। उसके बाद उनका बैटिंग ऑर्डर, जब द मोमेंट हम उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं तो हम वो क्या कहेंगे, उसको परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जिसका कि फर्स्ट स्टेप कॉम्बिनेशन है या क्या है सेलेक्ट। तो पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद उसको डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो उसको हम कहेंगे परमुटेशन, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल बता देता हूं। सपोज देख लो कोई भी डीपीएस है, ओके, मान लेते हैं डीपीएस बोकारो या डीपीएस रांची या फिर कह लें डीपीएस आरके, कोई भी, उन्होंने 200 बच्चे सिलेक्ट किए कि साइंस स्ट्रीम में मुझे ये 200 बच्चे चाहिए। वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, आपके टेस्ट के बेसिस पे। तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये प्रोसीजर हुआ सिलेक्शन या फिर क्या है कॉम्बिनेशन। उसके बाद वो सबको एक रोल नंबर देंगे ना, ये रोल नंबर ये रोल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये रोल नंबर 124 हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर। और ये कॉम्बिनेशन या कहें सिलेक्शन प्लस ऑर्डरिंग, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कह देंगे परमुटेशन, क्लियर। या फिर क्या उन्हीं बच्चों को सीट वाइज बिठाना, उन बच्चों को सीट अलॉट करना, तो सीट अलॉट करना ये ऑर्डरिंग हो गया, और सिलेक्शन प्लस ऑर्डरिंग ये क्या कहलाएगा, परमुटेशन, क्लियर है। अब कुछ थ्योरम्स होते हैं परमुटेशन के, बेसिकली कुछ नोटेशन होंगे, एनपीआर, एनसीआर, ठीक है। अभी जो हम पहला थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो एक्चुअली हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, उसका जो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके बाद हम देख रहे होंगे। तो समझ में आ गया कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। ओके, तो थ्योरम 1 है नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम। इसका मतलब हुआ आपको n बच्चे दे गए, ठीक है, और आपको उनको n सीट अलॉट करना है। तो n बच्चे n सीट, देखिए इस सीट के लिए हमारे पास n बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी एक बच्चे को पकड़ के हमने ये फर्स्ट सीट अलॉट कर दिया। तो दूसरे बच्चे, ठीक है, तो दूसरे सीट के लिए n-1 बच्चों की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे n-1, ठीक है। फिर सिमिलरली n-2 बार बार इनटू होते जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, 1 तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n डिस्टिंक्ट थिंग है, यानी n बॉयज हैं और n सीट्स हैं, ठीक है। इनको हम कह लेते हैं n सीट्स और n बॉयज। तो पार्टीशन बुक्स और पार्टीशन वाला ही केस है उसी टाइप का। तो ये क्या हो गया, देखिए n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, तो इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ठीक है। इतना तक तो हमें आता था, बस इसको एक अलग नोटेशन अब दे रहे हैं हम, npn, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन n एट ए टाइम, ठीक है। ऑल एट ए टाइम का वही मतलब हुआ ना n, तो npn, ठीक है, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, npn इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ये नोट करो, पहला थ्योरम यही था। अब बोलोगे ये तो था ऑल एट टाइम, हो सकता है कुछ केसेस में हमें n बच्चे रहे, ठीक है, सीट कम हो गए, ठीक है, मान लेते हैं r ही सीट है, तो n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट ए टाइम, तो पहले तो मुझे r सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसको
पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। ये नोट कर लो, इसके बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। टेकन आर एट ए टाइम, इस बार आर ही सीट है हमारे पास, ओके, नोट करो। ओके, थ्योरम 2, नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट ए टाइम। मतलब क्या है, हमें r ही सीट्स हैं, ठीक है, r सीट्स हैं और n बॉयज हैं, ठीक है। अब बिठाना है, ठीक है, अरेंज करना है, तो तरीके कितने होंगे? ओके, तो देखिए पहला सीट जो होगा, देखिए पहले तो टोटल r सीट है, तो n माइनस r बॉयज को तो सीट नहीं मिलेगा, n माइनस r बॉयज को सीट नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? तो पहले सीट के लिए कितने बच्चे अवेलेबल हैं? n, कोई भी ले जाओ, ठीक है। दूसरे के लिए n माइनस वन, तीसरे के लिए n माइनस टू, यहां तक तो सब ठीक है। अब लास्ट में देखो, पहले क्या होता था, जब n एट ए टाइम, जब ऑल एट ए टाइम था, तो लास्ट सीट के लिए एक ही बच्चा था। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, n माइनस r जो कि बच जाएंगे प्लस वन, ठीक है, जिनको ये सीट मिल रहा होगा। तो लास्ट सीट के लिए एक्चुअली n माइनस r प्लस वन बॉयज होंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट सीट के लिए उसी तरह से n माइनस r प्लस टू बॉयज होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हम निकाल रहे हैं वो है परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है। तो npr इक्वल्स टू n इंटू m माइनस वन इंटू n माइनस टू, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, इसको थोड़े से अच्छे फॉर्मेट में हम करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि लास्ट सीट के लिए n माइनस r प्लस वन बॉयज क्यों थे? क्योंकि देखो जब एक्चुअली n माइनस r को तो सीट ही नहीं मिलेगा, तो एक बच्चा होगा जिसको अभी सीट ये वाला मिल जाएगा, और n माइनस r जो होगा इसको ये भी नहीं मिलेगा। तो जब ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हमारे पास ऑप्शन था n माइनस r प्लस वन, और उसमें से किसी एक को सीट मिल गया, तो बच कितना गया, n माइनस r, ठीक है, क्लियर। तो npr इक्वल्स टू इतना आ गया, क्लियर है आपको? तो अब क्या करो, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो n इंटू एन माइनस वन से लेकर के n माइनस आर प्लस वन तक था, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन से लेकर के डॉट डॉट टू इंटू वन, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, ओके, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन से लेकर के टू इंटू वन। ये हमने क्यों करा, क्योंकि ऊपर क्या बन जाएगा, अब इससे ऊपर बन जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल, तो npr इक्वल्स टू ये बना n फैक्टोरियल, और ये क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर, ठीक है, n माइनस आर तक जा रहा है वन से। क्लियर है? तो npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर है? नोट करो, तो हमने npr निकाल लिया, यानी परमुटेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। और पता है एक्चुअल में आप npr का यूज कभी करने वाले हो, पूरा जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं वो एनसीआर के ओरिएंटेड, ठीक है। तो एनसीआर समझना ही एक्चुअली हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है। एनसीआर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट अ टाइम, ठीक है। अच्छा, npr को डिनोट करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे एक हो गया ये, ठीक है, ये भी एक तरीका है, परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट अ टाइम, ये भी एक तरीका है। वैसे जेईई एडवांस में, ठीक है, कभी अगर कोई और तरीका तो वो बता देगा, ऐसे स्टैंडर्ड तरीका यही है npr, क्लियर? नोट कर लो इतना। ओके,
Theorem number 3, number of combination or selection of n distinct things taken are at a time. ठीक है, taken are at a time. तो इसको डिनोट हम करते हैं NCR से, या फिर इस तरह से combination of n things taken are at a time, या फिर ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n और r. तो तीनों तरीके, तीनों ध्यान में रखना. वैसे जो मोस्ट जो पॉपुलर है वो यही है NCR. तो NCR इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. ठीक है, ये क्या है NCR का क्या मतलब हुआ? वेज टू कंबाइन या क्या वेज टू सेलेक्ट r थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स. ठीक है, तो ये हम कैसे डिराइव करें? हमारे पास NPR आ गया है. करेक्ट, NPR क्या आ गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो देखो NPR क्या था? ways to arrange are distinct things out of n distinct things. ठीक है, अब ये क्या हो गया NPR. तो मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट या क्या परमुटेशन जो होता है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है. तो इसको अरेंज करने का एक तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि n बॉयज को r सीट पे मुझे बिठाना है. ठीक है, n बॉयज में r बॉयज को, ठीक है, n बॉयज में r बॉयज को सेलेक्ट करके उनको r सीट पे बिठाना है. वही तरीका हम चल रहे थे ना, वही तो था अरेंजमेंट. ठीक है, तो इसका एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले ही n में से r सेलेक्ट कर लें. ठीक है, तो उसको तरीका क्या, उसको हम क्या कहते हैं? NCR. ठीक है, n में से हम पहले ही r सेलेक्ट कर लिए, तो ये हो गया NCR. उसके बाद हम r बॉयज को r सीट पे बिठाएंगे. तो ये क्या होगा? r फैक्टोरियल. हमने देखा है ना थ्योरम नंबर 1, n बॉयज n सीट n फैक्टोरियल, तो r बॉयज r सीट r फैक्टोरियल. तो ये आ गया. इनटू क्यों लगाए? क्योंकि उसके बाद, ठीक है, ई फ्रेज उसके बाद आया तो इनटू लगाए. ठीक है, ये हो गया NPR. तो NPR इक्वल्स टू, तो NPR इक्वल्स टू NCR इनटू r फैक्टोरियल. तो NCR इक्वल्स टू क्या आ गया? NCR इक्वल्स टू NPR. NPR क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. तो प्रूव हो गया. ठीक है, कि NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. अच्छा, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस, थोड़ा सा एक और इलस्ट्रेशन लेके समझा देता हूं. आपके पास ABCD है. ठीक है, आपको इसमें से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, तो 2 लेटर सेलेक्ट करने का मतलब हुआ आपने AB और BA को सेम माना है, तो आपको बस सेलेक्ट करना था. लेकिन द मोमेंट हम बोले परमुटेशन या बोले अरेंजमेंट, तो वहां पे AB और BA इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये चूंकि ऑर्डर रेलेवेंट है, ऑर्डर रेलेवेंट, तो ये हो गया अरेंजमेंट का केस या कहें परमुटेशन. और सिलेक्शन में ये दोनों सेम है, ऑर्डर नॉट रेलेवेंट. ठीक है, तो ये बस हम कंबाइन कर रहे हैं या कहें सेलेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? समझ में आया ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ n में से r हमें बस सेलेक्ट कर लेना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद द मोमेंट हमने r को अरेंज भी कर दिया ना, कहीं पे क्लास में बिठा दिया r को, ठीक है, सबको सीट अलॉट कर दिया, अरेंज कर दिया, तो इसको हम कहते हैं परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट. ठीक है, तो NPR कम ही यूज में आता है, NCR ही ज्यादा टाइम यूज में आता है. ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और NPR इक्वल्स टू NCR इनटू r फैक्टोरियल. ठीक है, याद रहेगा. कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, ये जो नोटेशन आया NPR NCR, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं लिखवा देता हूं. ठीक है, नोट कर लो. ओके, अभी जो नोटेशन हमने पढ़ा ना, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है या कहीं नोट डाल के लिख लो, नोट डाल लो. तो पहला तो बताओ NC0 का वैल्यू क्या होगा, NCN का वैल्यू क्या होगा. n डिस्टिंक्ट थिंग है, उनसे एक भी नहीं सिलेक्ट करना है. तो ऑब्वियस दिख रहा है एक ही तरीके से हम, ठीक है, यानी सबको रिजेक्ट करना है.
तो ये 1 आया, कॉमन सेंस से दिख रहा है। NCN, N से हमें सारे सेलेक्ट कर लेने हैं ऑल एट ए टाइम, तो NCN भी क्या हो जाएगा 1। आप चाहो तो क्या कर सकते हो ना, आप देख लो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 और ये दोनों निपट लेगा। देखो अगर यहीं पे आप 0 फैक्टोरियल बाय कन्वेंशन मानते हैं 0, तो ये क्या n से 0 नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस से हमें क्या दिख रहा है, ये 1 के इक्वल है। उसी तरह से NCN क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n माइनस n फैक्टोरियल, ये तो 0 हो गया, तो फिर से ये भी 1 के इक्वल है। अच्छा आप देख रहे हो NC0 वही आया जो NCN आया, तो एक हमें ऑब्जर्व कुछ हो रहा है, देखते हैं प्रूफ करने पे अगर सही आता है तो हम देख लेंगे। मेरे को ये ऑब्जर्व हो रहा है कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो पहले लॉजिकल प्रूफ सुनो, हमें सिलेक्शन करना है, तो n में से r चीज हमने उठाया, तो सिलेक्टिंग r थिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली n माइनस r थिंग रिजेक्ट हो गया। तो ये कह सकते हैं कि हमने जब r थिंग सेलेक्ट करा तो हमने बाय डिफॉल्ट n माइनस r थिंग को भी इकट्ठे कर दिया, यानी उसको भी सिलेक्ट कर लिया किसी दूसरी जगह, ठीक है ना। तो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, तो हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट्स n माइनस r थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। ये तो हुआ लॉजिकल प्रूफ। अब मैथमेटिकल प्रूफ, तो NCR क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या आ गया NCR, और NCN माइनस r क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, देख लो वही है, n कटेगा, ठीक है, दोनों इक्वल है, क्लियर है, यानी 7C3 इक्वल्स टू 7C4 होगा, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी यहीं से आता है हमारे पास, कि if NCX equals to NCY that means X equals to Y, ठीक है, यही काम खत्म नहीं होता है, या फिर अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू n हो गया तब भी होगा NCX इक्वल्स टू NCY। तो देखो क्या बनेगा ये NCX, y को आप पुट करो n माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। इसीलिए अगर आपको दिया गया इफ NCX इक्वल्स टू NCY, तो आपको मानना है या तो x इक्वल्स टू y हो सकता है या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू n होगा, ठीक है, नोट करो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, VVI डाल दो, NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR प्लस 1, क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो याद रखने का तरीका पहले बता देता हूं, अगर दोनों इंडेक्स, ठीक है, ऊपर वाले इंडेक्स अगर सेम रहे nn ही रहे और नीचे कंसेक्यूटिव इंटीजर रहा, ठीक है, तो ऊपर वाला जो सेम है उसको 1 से बढ़ा दो और नीचे r को जो ग्रेटर था ना आउट ऑफ द 2 वो लिख लो, ठीक है, ये था ट्रिक। अब इसका प्रूफ, ओके, इसका हम पहले लॉजिकल प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम में, ठीक है, विराट कोहली कैप्टन, तो अगर कैप्टन इंजर्ड नहीं है तब तो उसका खेलना तय ही होता है, ठीक है। तो एक केस में हम मान लेते हैं विराट कोहली या तो इंजर्ड होगा या तो खेल रहा होगा, ठीक है। तो अगर विराट कोहली इंजर्ड नहीं है, खेल रहा होगा, तो अगर 15 में से 11 चुने तो विराट कोहली तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, तो बाकी 14 में से मुझे सिलेक्ट कर लेने हैं 10 लोग। अब या तो ऐड करेंगे, अब अगर विराट कोहली इंजर्ड है तब तो वो नहीं खेल रहा है, तो अब बाकी 14 में से मुझे 11 सिलेक्ट करने होंगे, क्लियर है। और ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं दोनों केसेस में, दोनों केसेस में हम एक 11 लड़कों की टीम बना रहे हैं, कितने से, 15 से। तो देख लो 14 इक्वल्स टू n और 10 इक्वल्स टू r, तो ये NCR NCR प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है, ये था बिल्कुल लॉजिकल प्रूफ, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ आप बिल्कुल लिख लो, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, सब कुछ लिख लो फिर दिख जाएगा,
ठीक है, आ जाएगा, इक्वल कर लेना। तो ये प्रॉपर्टी पे सबसे पहले क्वेश्चन करा देता हूं कि ये प्रॉपर्टी याद रखना है, आपके लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट है। NCR plus NCR plus 1 equals to N plus 1 CR plus 1। नोट कर लो चारों प्रॉपर्टीज। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो आप। पहले क्वेश्चन में क्या है, 7C2 प्लस 7C3 प्लस 9C5 इक्वल्स टू 10CX। ये गिवन है, एक दिन मार्कर बदल लेता हूं, खत्म हो गया। ओके, तो 7C2 प्लस 7C3, तो देखो यहाँ पे ऊपर का इंडेक्स सेम है, तो नीचे का जो ग्रेटर इंडेक्स है ना वो आ जाएगा ऐड करने पे, और इसको 1 से हम इंक्रीज कर देंगे तो 8C3। क्लियर है? तो आप बनाइए 8C3 प्लस 8C4 प्लस 9C5। फिर देखो जब ऐड करेंगे इसे तो ऊपर के इंडेक्स जो सेम है उनसे एक ग्रेटर, तो 9, और आउट ऑफ द 2 जो ग्रेटर है वो। ठीक है, अब देखिए जो इंडेक्स सेम है ऊपर वाला उससे एक ग्रेटर है, नीचे आउट ऑफ द 2 जो ग्रेटर हो। ठीक है, तो 10CX इक्वल्स टू 10C5, सो X इक्वल्स टू 5। क्लियर है? समझ में आया ना? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जांपल 2, इससे भी इनफैक्ट आसान क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और इसको राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, 39C r² माइनस 1 प्लस 39C r² इक्वल्स टू 39C 3r माइनस 1 प्लस 39C 3r। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्रोनोलॉजी क्या हो रहा है? आउट ऑफ द 2 ऊपर के इंडेक्स, तो ऊपर का इंडेक्स जो सेम है उससे एक ग्रेटर करो ऐड करते टाइम, और नीचे आउट ऑफ द 2 जो ग्रेटर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ऊपर का इंडेक्स सेम होना चाहिए और नीचे के इंडेक्स कंसेक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए। इक्वल्स टू ऊपर से एक ग्रेटर C 3R। तो अब दो केस हो सकता है, या तो r² इक्वल्स टू 3R या फिर r² प्लस 3R इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो वहां से क्या आ गया, r इक्वल्स टू 0 या r इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 3, और यहां से क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को, तो आ जाएगा r² प्लस 3r माइनस 40, तो 8r माइनस 5r, तो एक आ जाएगा माइनस 8, एक आ जाएगा 5। तो देख लो कौन कौन सा इसमें सूट कर सकता है। तो 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये -1 बना देगा, तो आप 39 में से -1 क्या होता है, -1 को कैसे आप, ठीक है, -1 चीजें का सिलेक्ट, -1 थिंग्स का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, तो 0 तो नहीं, -8 भी नहीं होगा, 3 और 5, 3 चल जाएगा क्या, 3 से क्या बन रहा है, 39C 8 माइनस 39C 9 इक्वल्स टू 39C 8 माइनस 39C 9। देख लो इक्वल हो रहा है। सिमिलरली 5 से भी ये इक्वल होगा, तो r इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 5। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं थोड़े से अच्छे। ठीक है, ये तो वही प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कराए ना, अभी स्टैंडर्ड जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्योरम्स थे उस पे हमने कहां क्वेश्चन करे, तो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन आज करा देता हूं, कल अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, ओके, दो क्वेश्चन है आज के, लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो पहला तो बहुत सिंपल है, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ व्हिच आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है।
ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि n पॉइंट्स जो है सर्कल पे लाई कर लेते हैं, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि n पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो इस केस में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा, कोई भी 2 पॉइंट तो हम जानते हैं यूनिवर्स में हमेशा कोलिनियर होगा, लेकिन अगर हम इसको सर्कल पे एज्यूम कर लेते हैं तो ये कोलिनियर नहीं होगा कोई भी 3 पॉइंट, करेक्ट। ऐसे अगर आप सर्कल पे नहीं, आप ऐसे ही मानो बस क्वेश्चन पढ़ के भी बिना ये सब एज्यूम करे भी तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीस पॉइंट। तो इन सब में कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन होगा, ठीक है, n में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन होगा तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो पहले का आंसर है NC2 और दूसरा कोई भी 3 पॉइंट मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल। तो NC3 क्या है, सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, और अरेंजमेंट तो नहीं करना है, बस सिलेक्शन कर लेना है। तो देखो अगर A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है तो इनसे तो एक ही ट्रायंगल बनेगा ABC। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि BCA एक अलग ट्रायंगल है, BAC एक अलग ट्रायंगल है, CBA एक अलग ट्रायंगल है, ये सब तो हम नहीं कह सकते। तो बस हमें कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उठाएंगे, उससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और एक ही ट्रायंगल फॉर्म होगा। कोई ऐसा पॉइंट का हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, इसलिए हम बस कॉम्बिनेशन ले रहे हैं NC2 और NC3। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझो, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 पॉइंट है, 10 में से 4 पॉइंट वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कोलिनियर है, और बाकी 6 जो हैं वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है, उनमें से कोई भी आपस में कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 में से, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी 1 और 2 यही है। 1 है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीस पॉइंट्स और नंबर 2 है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीस पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा पहले 1 में ही देख लो, थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज अगर n इक्वल्स टू 4 रहता, ठीक है, बस एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, अगर n इक्वल्स टू 4 रहता, 4 पॉइंट है, कोलिनियर नहीं है, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल या टू बी प्रिसाइज हम कहें तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा होगा, ठीक है। तो अब देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें है। फॉर्मूले से हमारा क्या आ रहा है, 4C2 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये सब सॉल्व करना सीख लेना, ठीक है। 6C2 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सब बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए। आज का लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूं, उतना यूज नहीं आएगा इसका, ठीक है, जो बेसिक यूज आएगा। तो अगले लेक्चर के पहले आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके बिल्कुल 6C2 क्या होता है, 8C3 क्या होता है, ये सब अच्छे से कॉपी पे करके देख लेना। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या होगा, ये 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 2 into 1 into 2 into 1, ठीक है, तो ये 6 आ गया। पर एक्चुअली में देख लेते हैं कितने लाइन बन रहे हैं, तो 4 और ये 2 डायगोनल। क्या और कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं। अब ये 4 पॉइंट से ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो देख लो, 1 2 3 4, टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, उन चारों पॉइंट्स के हेल्प से, ठीक है। तो 4C3 हमारा क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच बीइंग कोलिनियर, ठीक है, एक्सेप्ट 4 विच आर इन द सेम लाइन। तो वही स्ट्रेट लाइन बताने हैं कितने बनेंगे और ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो इसमें से 4 कोलिनियर है, तो उसको मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे ही 4 पॉइंट है, ठीक है, और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी 6 पॉइंट्स यहां हैं, ओके। तो जो केस है हमारा वो हमने इलस्ट्रेट कर दिया कि 6 पॉइंट्स जो हैं उनमें से आपस में कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और ये जो चारों है ये तो कोलिनियर है, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन पे मैंने दिखा दिया। अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो केस बताता हूं, इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट मिलेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। अब इसका कोई एक पॉइंट, उसके बाद इसका कोई एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 6C2 से क्या आया था, वो सारे पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट करे थे इन 6 में से। तो जैसे ही ये दोनों पॉइंट उठाए एक लाइन बन गया, ठीक है। जैसे ही
2 पॉइंट उठाए, एक लाइन बन गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। या फिर तो प्लस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन 6 में से एक पॉइंट उठाना है और इन 4 में से एक पॉइंट उठाना है, ठीक है, तब भी देखो लाइन बनेगा, बनेगा ना, कोई भी 2 पॉइंट उठा लेंगे, एक इस पे से एक इस पे से, तब भी हमारे पास लाइन बनेगा। तो इन 6 में से एक पॉइंट उठाने हैं हमें, तो 6C1 इनटू उसके बाद इन 4 में से कोई एक पॉइंट उठाना है, तो 4C1, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमारे पास क्या आंसर हमारा कंप्लीट है? नहीं, एक लाइन ये भी तो आ जाएगा, एक ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो +1, तो 6C2 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टर अपॉन, ठीक है, कैलकुलेट करो तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कटेगा तो ऊपर 5 इंटू 6 30/2 15 प्लस 24 प्लस 1, तो टोटल 40 स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। ओके, ट्रायंगल वाला केस आप पे छोड़ दूं क्या, आप कर लोगे? ट्रायंगल वाला केस थोड़ा सा एक बार समझाता हूं, 2 तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। वो 1 का आंसर था, 6 पॉइंट यहां पे है और 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, ये कोलिनियर है। और मैं ट्रायंगल बनाना है, तो एक तो सिंपल तरीका है, हम आंख मूंद के क्या करेंगे कि 10 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करें, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है, अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो, लेकिन यहां पे ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं, तो माइनस वो सब केस हटा देते हैं जबकि ये तीनों पॉइंट इन्हीं 4 में से आ गया हो, ठीक है। अगर इससे कोई 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट इससे आएगा, तब भी ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन अगर तीनों के तीनों पॉइंट आ गए, यही कोलिनियर पॉइंट्स आ गए, तो उससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 10C3 माइनस 4C3, तो ये था मेथड 1। हो सकता है अगर मेथड 1 में आपको तकलीफ पहुंचाओ तो मेथड 2 आपके लिए। मेथड 2 है कि ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, या तो 2 पॉइंट इस पे लाई कर रहा हो, 1 पॉइंट इस पे लाई कर रहा हो, या तो 2 पॉइंट इस पे लाई कर रहा हो, 1 पॉइंट इस पे लाई कर रहा हो, ठीक है, तब ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, ये 10C3 माइनस 4C3 निकालो, ये 4 हो गया और ये 10C3 माइनस 4C3, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 6, तो 120 माइनस 4, टोटल 116 आ रहा है, ठीक है। अब मेथड 2 की एक बार हम ये सेमी सर्कल से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए इनटू, ठीक है, 2 पॉइंट इससे, उसके बाद 1 पॉइंट इससे, प्लस, ठीक है, या हम 2 पॉइंट इससे सिलेक्ट करेंगे और 1 पॉइंट उससे, प्लस, अब क्या हो सकता है, एक और केस हमारा छूट रहा है, ठीक है, ये तीनों जो पॉइंट हैं वो इसी पे आए, ठीक है, इन 6 से हम 3 पॉइंट सिलेक्ट करें, ठीक है, तब भी वो ट्रायंगल फॉर्म हो। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6C2 होता है 15 इंटू 4 60 प्लस 36 आ जा रहा है 96 प्लस 6C3 20, ये भी आ जा रहा है 116, ठीक है। क्लियर? ओके, नोट कर लो, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करने, खुद तो जरूर करना सब्सक्राइब। ओके, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।